आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो राजनीति में जिसका आना एक धक्का था। मतलब वो कदम रखना नहीं चाहता था, रखवाया गया था और तब से लेके अब तक वो एक राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार पवन कल्याण की, जिसके लिए मोदी जी भी कहते हैं ये पवन नहीं, ये आंधी है। और सच में ये इंसान आंधी ही है। तो जानिए कैसे। जय श्री राम। मैं रवि सांखी। जानिए कैसे इस इंसान ने अपने भाई के लिए वोट मांगा। जानिए कैसे पवन कल्याण का राजनीति में आना एक धक्का था। अपने भाई के लिए ही राजनीति में आए थे और उन्हीं से ही नाराज होके उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई। वो बार बार हारते रहे पर उन्होंने हार नहीं मानी। और वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें राजनीति में सफलता मिली? क्यों नरेंद्र मोदी पवन कल्याण को उस समय पसंद नहीं करते? कैसे नरेंद्र मोदी और पवन कल्याण की मुलाकात हुई और वो क्या एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण नरेंद्र मोदी के चहेते, सबसे चहेते पवन कल्याण बन गए? आज ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा। पवन कल्याण की अनसुलझी पहेली, अनसुलझी लाइफ, अनसुलझी राजनीति में उनका कैरियर हम जानते हैं। शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश सिनेमा का सुपरस्टार पवन कल्याण। 2009 की ये बात है। अपने भाई के लिए वोट मांगने के लिए धरातल पर उतरे पवन कल्याण, पर मौसम की मार ऐसी पड़ी कि पवन कल्याण पस्त हो गए। पर यही युवा 2024 में एक सनसनी बन चुका था। जो 2009 में मौसम की मार के कारण पस्त हो चुका था, वही युवा 2024 में राजनीति के गलियारों में एक सनसनी बन चुका था। आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, जो था पवन कल्याण। पवन कल्याण। पवन कल्याण दक्षिण से आते हैं। उनका पूरा नाम पवन कल्याण नहीं है। उनका पूरा नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है। फैन उनको प्यार से पवन कल्याण के साथ पावर स्टार कहते हैं। उनके फैन उन्हें प्यार से पावर स्टार कहते हैं। और मोदी जी ने एक नया नामकरण किया है कि ये पवन नहीं, ये आंधी है। अब हम बात करते हैं पवन कल्याण के सियासी सफर की। पवन कल्याण का आखिर ये सियासी सफर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, जो हर कोई ये जानना चाहता है। अपने भाभी के कहने पर चिरंजीवी की वाइफ अपनी भाभी के कहने पर फिल्मों में आए और उन्हीं के ही कहने पर अपने भाई के लिए ये राजनीति में इन्होंने कदम रखा। ये 2008 की बात है। अपने भाई चिरंजीव की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। चिरंजीवी ने अपनी पार्टी बनाई थी प्रजा राज्यम पार्टी, जिसका नाम था प्रजा राज्यम पार्टी। एक इस तरीके की पार्टी थी कि जो धरातल पर लोगों की समस्याओं का समाधान करना, उनके मुद्दे उठाना, सरकार से उनके मुद्दों के लिए लड़ना। पवन कल्याण बहुत ज्यादा प्रभावित थे अपने भाई से, चिरंजीवी से। वो आज भी उन्हें मानते हैं, उस समय भी उन्हें बहुत अधिक मानते थे। पवन कल्याण ने अपने भाई चिरंजीवी की पार्टी 2008 में ज्वाइन की। ये पहला कदम था पवन कल्याण का, जब राजनीति में अपने भाई के लिए वो राजनीति में उतरे। पर ऐसा क्या हुआ जो 3 साल बाद राजनीति एकाएक बदल गई? ये घटना वो है जब चिरंजीवी ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस की पार्टी में कर दिया। और ये बात पवन कल्याण को सही नहीं लगी, क्योंकि वो जिस लिए अपने भाई की पार्टी के साथ जुड़े थे, वो मुद्दे थे धरातल के, वो जिनसे जनता का भला हो सकता है, जिनसे जनता को जो परेशानी हुई है, वो मुद्दे उठाना और वो मुद्दे सरकार से लड़ना, मतलब कांग्रेस से लड़ना। और चिरंजीवी ने अपनी ही पार्टी, जिन मुद्दों के सहारे वो खड़ी हुई थी, जिन मुद्दों के सहारे जो पवन कल्याण को सही लगे थे, जो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, वो ही पार्टी चिरंजीवी ने कांग्रेस के साथ मिला दी। और ये बात पवन कल्याण को बिल्कुल भी रास नहीं आई। जरूर पवन कल्याण ने सांकेतिक विरोध जरूर जताया था,
और इस सांकेतिक विरोध का फैसला यह था कि मैं राजनीति से दूर जा रहा हूं, दूरी बनाने का फैसला ले रहा हूं। और ये दूरी एक तरीके से नई राजनीति का आगाज था, पर उसी के साथ अपने भाई की राजनीति के साथ दूरी भी थी। ये अपने भाई की पार्टी के साथ दूरी बनाना असल में एक नई राजनीति की शुरुआत पवन कल्याण ना चाहते हुए भी कर रहे थे। ये उस समय ना पवन कल्याण को पता था कि आगे क्या होने वाला है, और ये उस समय ना चिरंजीवी को पता था कि आज जो पवन कल्याण मेरी पार्टी से दूरी बनाई है, इसका प्रभाव भविष्य में क्या पड़ेगा। और ये बात है 2014 की, जब गली के गलियारों में मोदी का नाम गूंज रहा था और जिस समय मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे। उस समय भारत की राजनीति में दो बड़े कदम हुए थे, एक नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, और वहीं पवन कल्याण का अपनी पार्टी का स्थापना करना। आंध्रा में एक नई पार्टी आ चुकी थी, वो थी पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, जेएसपी। इस पार्टी के मुद्दे थे कांग्रेस के खिलाफ बोलना, कांग्रेस की उन नीतियों के खिलाफ बोलना जो जनता के लिए हानिकारक है, जो देश के लिए हानिकारक है। पवन कल्याण ने अपना पूरा जोर कांग्रेस के खिलाफ बोलने में लगाया। पवन कल्याण ने अपना पूरा धरातल पर जोर जनता के विश्वास जीतने में लगाया। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आज जो पवन कल्याण पर नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, और वो पवन नहीं आंधी है जो कह रहे हैं, पवन कल्याण को आखिर मिलाने का जो ये एक जिसको सहयोग कह सकते हैं, जिसकी समर्थन कह सकते हैं, वो हुआ है टीडीपी द्वारा। चंद्रबाबू नायडू द्वारा ही पवन कल्याण मोदी जी से मिले थे। पवन कल्याण की राजनीति में जितनी पेच चल रही थी, उससे ज्यादा वो फिल्मों में अग्रसर थे। पवन कल्याण ने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया जिसका प्रभाव, उनकी छवि सुधरी, और साथ में राजनीति में भी उनका प्रभाव एक वट अधिक हुआ। पवन कल्याण की फिल्मों का फायदा उन्हें राजनीति में भी हुआ। कुछ समय के लिए पवन कल्याण राजनीति से दूर हो गए थे, क्योंकि पवन कल्याण को यह लगने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति में भी आने में समय लगे और उनका फिल्म के जगत में भी उनका जो एक ओहदा है, जो दायरा है, वो नीचे आ जाए, उनका ग्राफ नीचे आ जाए। तो इससे डरते हुए उन्होंने राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी बनाई और फिल्मों पर अधिक ध्यान दिया। और वो फिल्में उन्होंने ऐसी चूज की कि जिससे वो सफल भी हुई, सुपरहिट भी हुई, और जनता में पवन कल्याण का फिल्मों में जो असर था ही, साथ में राजनीति में भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। ये बात है 2018 की। 2018 में पवन कल्याण ने टीडीपी के खिलाफ एक मोर्चा खोला था। एक ऐसी बीमारी आंध्रा में आई थी जो किडनी खराब कर रही थी। पवन कल्याण की मांग थी कि इस बीमारी का निःशुल्क इलाज राज्य सरकार करवाए, मतलब टीडीपी करवाए, और इसका प्रभाव भी हुआ। सरकार ने इस बीमारी के खिलाफ अभियान में सहायता की और उनका इलाज भी करवाया। पवन कल्याण ने बहुत से मुद्दे उठाए, जैसे खनन का मुद्दा, जैसे अवैध खनन का मुद्दा। किसानों के लिए वो किसानों के हक के लिए लड़े, धरातल पर उतरे, किसानों के साथ सड़क पर चले। पीएम मोदी को खत भी लिखा, बहुत बड़े बड़े मुद्दों की उन समय बात की। पर ये सब जितना भी पवन कल्याण ने किया था, जितना भी वो तेवर, जो अग्रेसिव तेवर पवन कल्याण ने दिखाए थे, पर चुनावों में इसका असर नहीं दिखा और पवन कल्याण चुनाव हार गए, उनकी पार्टी चुनाव हार गई। ये 2019 की बात है, जब पवन कल्याण लोकसभा और विधानसभा दोनों के जो नतीजे आए उनमें हार चुके थे। पवन कल्याण अपनी पार्टी को बचाने में नाकामयाब तो रहे ही, साथ में वो अपनी सीट भी लोकसभा और विधानसभा दोनों की हार गए। उनके जो तेवर थे, उनकी जो मेहनत थी, वो कोई वोट में बदलाव नहीं कर सकी। इस चीज का उन्हें राजनेता के तौर पर भी नुकसान हुआ और अभिनेता के तौर पर भी नुकसान हुआ। जब पूरी पार्टी की समीक्षा की गई कि हार का कारण क्या है,
उन्हें पता चला कि बीएसपी, टीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी प्लस वामपंथियों का सहारा मतलब गठबंधन, ये जो एक मेल था, ये जनता को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आंध्रा में 3 दलों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, 3 जातियों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। वो है कम्मा, काप्पू और रेड्डी। रेड्डी से चंद्रबाबू नायडू आते हैं, कम्मा से पवन कल्याण आते हैं। जैसे ही 2019 की हार हुई, पवन कल्याण ने यह समीक्षा की कि राजनीति से दूरी बनाऊंगा और वापस फिल्म जगत में अपनी पेट बनाऊंगा। वापस फिल्म जगत में जाने का फैसला पवन कल्याण ने किया। पर उनके विरोधी कहते हैं कि पवन कल्याण जैसी हार उन्होंने 2019 में सही है, अब पवन कल्याण का राजनीति कैरियर तो खत्म है ही और सिनेमा में भी अब उनकी वो पेट नहीं रही है। इसका जवाब पवन कल्याण ने अपनी फिल्मों द्वारा दिया। 9 अप्रैल 2021 फिल्म का नाम वकील साहब, जिसने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो विरोधियों के तो मुंह बंद कर ही रहे थे, साथ में उनका फिल्म जगत में दोबारा स्वागत था, एक बहुत बड़ा आगाज था और उसी के सहारे वापस राजनीति में एक नया समीकरण पैदा हुआ। इस फिल्म ने 7 दिनों में 100 करोड़ रुपए कमाए। ये बात सिनेमा के इस सुपरस्टार की है। जब वो राजनीति में फेल हुआ और विरोधियों ने कहा कि सिनेमा में भी ये फेल है, उस समय इस इंसान ने एक ऐसी फिल्म बनाई जो 7 दिनों में 100 करोड़, और उसने ये दिखा दिया कि मैं आज भी सिनेमा का सुपरस्टार हूं। 2022 में पवन कल्याण ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की। जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की तब पवन कल्याण को नहीं पता था कि ये कार्यक्रम आने वाले समय में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये कार्यक्रम था जनवाणी। इस कार्यक्रम में जनता की शिकायत पवन कल्याण सुनते थे और उनका निवारण करते थे। इस जनवाणी का असर आंध्रा में ऐसा हुआ कि इस कार्यक्रम के कारण पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू का एक होना तय हो गया, क्योंकि इतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम रहा जहां पवन कल्याण जनता की समस्याएं सुनते और उनका निवारण करते। और दिन प्रतिदिन ये कार्यक्रम बढ़ता गया, पवन कल्याण की छवि बढ़ती गई, बनती गई और इसका असर ये हुआ कि चंद्रबाबू नायडू को पवन कल्याण के समीप आना पड़ा। कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा में जेल हो गई थी। चंद्रबाबू नायडू जेल में थे। उस समय उनकी पार्टी का कार्यभार कौन सहारा देगा, कौन उसे आगे लेके जाएगा। उस समय पवन कल्याण एक सच में आंधी की तरह उनके पास में आए, उनका समर्थन किया और एक इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने एक हेल्प चंद्रबाबू नायडू की मांगी। वो हेल्प थी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात, बीजेपी से गठबंधन। ये गठबंधन नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी प्लस टीडीपी प्लस जेएसपी, जनसेना पार्टी मतलब पवन कल्याण, नरेंद्र मोदी जी से चंद्रबाबू नायडू ने मिलवाया और उस मिलवाने के बाद में नरेंद्र मोदी जी का असर ये रहा, जो इंसान नरेंद्र मोदी जी को पहले पसंद नहीं था। क्योंकि पवन कल्याण सुनने में ये आता है कि पहले भी अप्रोच कर चुके थे बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए। जिस समय उन्होंने बीएसपी और वामपंथियों के साथ गठबंधन तोड़ा था, तब वो चाहते थे किसी एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ में गठबंधन करना जो वैचारिक धारा देश हित की रखता हो। तो चंद्रबाबू नायडू ने उनकी मुलाकात करवाई और जो इंसान मोदी जी को उस समय नापसंद कह सकते हैं, वो ही इंसान आज नरेंद्र मोदी जी का बहुत चहेता है। वो ही ये इंसान है जो आज आंध्रा का उप मुख्यमंत्री है। आज नरेंद्र मोदी जी के पवन कल्याण बहुत करीब हैं, बहुत खास हैं। ये एक वो राजनीतिक सफर है जो अपने भाई के कारण जिसने कदम रखा और भाई के कारण ही उनके ही कदम छूकर उन्होंने शपथ ली। आपने जरूर ये वीडियो देखा होगा जिसमें पवन कल्याण ने शपथ लेने के बाद में अपने भाई के पैर छुए, उनसे गले मिले।
उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी और बाकी जितने भी सदस्य हैं सबसे मिले। तो आज का मुद्दा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।